अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे और फर्स्ट पास से देख रहे होंगे। बेहतरीन लाजवाब शानदार नावल है मुहिउद्दीन नवाब साहब का मुक़द्दर। मैं मुक़द्दर हूँ, आपके साथ पैदा होता हूँ, आपकी हथेलियों की लकीरों पर चलता हूँ और आपके साथ ही मर जाता हूँ, क्योंकि मैं मुक़द्दर हूँ, एक बाज़ीगर। लीजिए शुरू कर रहा हूँ पार्ट नंबर 8। मैं सबूत के साथ इल्ज़ाम दे रही हूँ, आपके बेटे का रिवॉल्वर इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कुछ देर के लिए दुर्दाना को चुप सी लग गई। इसने घूर कर जवाद को देखा, फिर फ़ोन पर बातें बनाते हुए कहा, अगर मेरे बेटे का रिवॉल्वर एनी के पास है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कोई इसे यहाँ लाना चाहता था। अगर कोई साथ ना जाना चाहता हो तो इसे जबरन ले जाने की कोशिश की जाए तो इसे अगवा की वारदात कहा जाता है और ये जुर्म है। वो जल कर बोली, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, ऐनी को फ़ोन दो। वो थकी मारी मेरे पास आई है, इस वक्त गहरी नींद में है, किसी से बात नहीं करेगी। कल दिन में किसी वक्त आप इसी नंबर पर इससे बात कर सकती हैं। इसने फ़ोन बंद कर दिया। दुर्दाना ने गुस्से से अपने रिसीवर को देखा, फिर इसे कैरेडल पर पटक कर जवाब से कहा, तुम कैसी हिमाकतें करते हो? वो रिवॉल्वर इन्हीं के पास है और तुम्हारे खिलाफ सबूत है कि तुम इसे रिवॉल्वर के ज़रिए धमका रहे थे और अगवा करना चाहते थे। अब तो वो तुम पर तरह तरह के इल्ज़ाम आयद करेगी। वो दांत पीस कर बोला, वो बहुत बोल रही है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, गलती से मेरा रिवॉल्वर इसके हाथ लग गया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? इस कमबख्त ड्राइवर ने इसे वो रिवॉल्वर दिया है। मैं इससे कहता आ रहा हूँ, मौका शनास है। वो मेरी 1,00,000 रुपये की ऑफ़र ठुकरा कर एक अमीरजादी का एतमाद हासिल कर रहा है। वो इसकी बातें सुनने के बाद सर हिला कर बोली, ओ इस टैक्सी ड्राइवर का मुक़द्दर जाग रहा है और हमारा मुक़द्दर सो रहा है। दाऊद सुबानी ने कहा, मेरे सामने मुक़द्दर की बातें ना करें, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तदबीर से तकदीर बदलना चाहता हूँ। वो बोली, भाई हम आज शाम से तकदीर बदलने के लिए तदबीरें कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। नाकामी की वजूहत होती हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान नाकाम होकर तकदीर के रहम करम पर बैठ जाए। कभी कभी मुखालिफिन का मंसूबा हमारे मंसूबे से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हम पर सबक़त ले जाते हैं, तो ऐसे वक्त हम कहते हैं कि इनका मुक़द्दर अच्छा है। वो बोली, तकदीर और तदबीर की बात छोड़ें, ये बताएं अब क्या होगा? वो एक ज़रा सोचने के बाद बोला, बात बिगड़ चुकी है। पहले तुम्हारा पल्ला किसी हद तक इसलिए भारी था कि तुम बड़ी मक्कारी से एक सगी माँ का रोल प्ले कर रही थी, इसे अपने ममता से मुतासिर कर रही थी, लेकिन अब जवाब की एक गलती से तुम्हारा ममता का तिलिस्म टूट चुका है। अब वो नीमंदी लड़की तुम माँ बेटे पर भरोसा नहीं करेगी। वो पुर अज़म लहजे में बोली, ये करोड़ों और अरबों रुपये की बाजी है, मैं आसानी से मात नहीं खाऊंगी। एक बार फिर ऐनी का एतमाद हासिल करने की भरपूर कोशिश करूंगी। जवाद ने मुदाखलत की, अंकल आप ये तो मालूम करें कि वो एक कमबख्त टैक्सी वाला कौन है, कहाँ रहता है? आप तो इसे एक चुटकी में मसल सकते हैं। मैं एक अंधी गोली चलेगी और इसकी ज़िंदगी को चाट जाएगी। तुम बताओ, क्या तुम्हें इस टैक्सी का नंबर याद है? जवाद ने ज़रा सोचने के बाद कहा, नहीं अंकल, मुझे नंबर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, मेरे आदमी इसे ज़मीन की तह से भी निकाल लाएंगे, तुम फिक्र ना करो। दुर्दाना बेगम को टैक्सी ड्राइवर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इन दोनों की बातों से बेनियाज किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। इसके कानों में दाऊद सुबानी का ये जुमला गूंज रहा था कि कभी कभी मुखालिफिन का मंसूबा हमारे मंसूबे से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो हम पर सबक़त ले जाते हैं। दुर्दाना बेगम ने बड़े एतमाद से गहरी सांस ली, जैसे अपनी नाकामी को फूंक में उड़ा रही हो। फिर ज़ेर लब कहा, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। फलक आफ्ताब को दुर्दाना बेगम की इस बात ने परेशान कर रखा था कि ऐनी किसी टैक्सी वाले के साथ देखी गई है। वो इसके साथ कहीं घूम फिर रही है और घर वापस नहीं आ रही है।
दुर्दाना की ये बात मानने वाली नहीं थी। एक ख्याल इनके जहन में आ रहा था कि वह अपनी सौतेली बेटी पर खुद ख्वामोख्वाह कीचड़ उछाल रही है। फिर दूसरी बात ये भी समझ में आ रही थी कि इसने आज ऐनी पर कीचड़ नहीं उछाली थी। वो फराड सही मगर बड़ी मक्कार औरत थी। इस पर अपनी ममता की छाप लगाती रही है। इसके बावजूद बात मानने वाली नहीं थी कि वो ऐनी के खिलाफ कभी कोई बात गलत कहती थी, ना किसी कोई बात सुनती थी। अब वो इसे किसी टैक्सी ड्राइवर से मंसूब कर रही थी तो आफ्ताब के लिए ये बात काबिल गौर थी। वो बड़ी जिंदगी से सोच रहा था कि इसने फ़ोन के ज़रिए अपने बेटे जीशान से राब्ता किया और पूछा, जीशान तुम कहाँ हो, रात हो गई है और तुम अब तक वापस क्यों नहीं आए हो। वो बोला, डैड मैं कैसे वापस आ सकता हूँ, ऐनी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अभी दुर्गाना फ़ोन पर कह रही थी कि वो जव्वाद ने ऐनी को किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ देखा है। अच्छा तो फिर जव्वाद इसे क्यों घर नहीं लाया। वो कहती है कि ऐनी ने जव्वाद के साथ आने से इनकार कर दिया था और वो इस टैक्सी वाले के साथ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से इतनी रात गए सड़कों पर घूम रही है। जीशान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं ऐनी ऐसा नहीं कर सकती। दुर्गाना बेगम बकवास कर रही है। मैं ऐनी वापस नहीं आएगी और भटकती रहेगी, इसलिए सभी इसी के बारे में उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। क्या तुमने उरूज को फ़ोन किया था, शायद इसे ऐनी के बारे में कुछ मालूम हो। मैंने 2 घंटे पहले फ़ोन पर इससे बात की थी। वो भी बहुत परेशान है और इसके वापस आने का इंतज़ार कर रही है। मैं तो किसी तरह मैं तो किसी दिन में के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी की वापसी के लिए बड़ी से बड़ी रकम का मुतालबा करने ताजुब है। अब तक ऐसा कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। सोचने के बाद यकीन करना पड़ रहा है कि दुर्दाना दुरुस्त कह रही है, ऐनी कुछ बेलगाम हो गई है। नो डैड, आप इसके बारे में ऐसी राय कायम ना करें। वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। वो कभी अपने मायार से गिरकर कुछ आकर किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई स्कैंडल नहीं बनाएगी। तुम कब तक घर आ रहे हो। शायद सुबह तक आ जाऊँ। मैं इस कोशिश में हूँ कि इसके कुछ सुनगुन मिल जाए तो मैं फ़ौरन ही इसे अगवा करने वालों से छीन लाऊंगा। फलक आफ्ताब फ़ोन का राब्ता ख़त्म करके सोचने लगा। ये सोच कर मायूसी होती थी कि ऐनी दिन ब दिन आज़ाद और खुदसर होती जा रही है। पहले उर्स से भी मिलने जाती थी तो अपने बड़े अब्बू और बड़ी अम्मू इसे इजाज़त ले लेती थी या इन्हें मुतल्ला ज़रूर करती थी कि वो फ़लाँ जगह जा रही है। लेकिन अब तो ड्राइवर को हुक्म देती है कि वो गाड़ी निकाले और फिर पर्स उठाकर चली जाती थी। फलक सिकंदर हयात ने इसके बड़े अब्बू यानी फलक आफ्ताब हयात को इसका सरपरस्त बनाया था, लेकिन इसकी सरपरस्ती सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही महदूद थी। बिजनेस और जायदाद की देखभाल के सिलसिले में महरूम ने अपने वकील अखलाक अहमद को मिनिस्ट्री बनाया था। ऐनी बाई ट्रस्टी बनाया था। ऐनी 22 वर्ष की थी। वो अपने बाप का कारोबार संभाल सकती थी, दौलत और जायदाद की देखभाल भी कर सकती थी, लेकिन आँखों की वजह से मजबूर थी। फिर भी उरूज की मदद से किसी हद तक अपने कारोबार और दूसरे अहम मामलात की देखभाल कर रही थी और ज़्यादातर अखलाक अहमद पर भरोसा करती थी। अखलाक अहमद महरूम फलक सिकंदर हयात का बहुत गहरा और बचपन का दोस्त था। बहुत ही काबिल एतमाद था। ऐनी को बेटी की तरह चाहता था और बड़ी दयानतदारी से इसके कारोबार की निगरानी कर रहा था। फलक आफ्ताब को अपने महरूम भाई से ये शिकायत रही थी कि इसने इस पर भरोसा नहीं किया, इसे सिर्फ ऐनी का सरपरस्त बनाया है। यह भी गनीमत ही था कि सरपरस्ती के सिले में इसे माहाना 1 लाख रुपये मिलते थे ताकि वह ऐनी के तमाम अखराजात पूरे करता रहे। फलक आफ्ताब एक नाकाम बिजनेसमैन था, इसलिए वो सिकंदर हयात की तरह अपने कारोबार को ओवरसीज तक ना फैला सका। अब जो भी कारोबार रह गया था इसका छोटा बेटा बाबर संभाल रहा था। बड़े बेटे जीशान को कारोबार से दिलचस्पी नहीं थी।
वो बचपन ही से पुलिस ऑफिसर बनने के ख्वाब देखता रहा था। जीशान ने तालीम हासिल करने के बाद बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर ली थी और अब पुलिस के शुबे में तरक्की करते करते सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया था। फलक आफ्ताब के दोनों बेटे अपने बल पर अच्छा कमाते और कमाने वाला मिजाज रखते थे, लालची नहीं थे, मगर आफ्ताब आईनी के सिलसिले में आने वाले माहाना 1 लाख रुपए को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। फिर इसकी और बेगम की ये कोशिश थी कि किसी तरह बाबर का आईनी से रिश्ता हो जाए तो फिर सब ही कुछ इनका अपना हो जाएगा। फलक आफ्ताब और बेगम आफ्ताब इसी लालच में आईनी के सरपरस्त बने हुए थे और बुजुर्ग बनने के बजाय इसकी जी हुजूरी में लगे रहते थे। वो शाम से लापता थी और इन्हें यूँ लग रहा था जैसे इनकी ज़िंदगी का तमाम सरमाया को इनसे छीन कर ले गया है। किसी टैक्सी वाले का सुनने के बाद तो वो यकीन सा हो गया था। रात के 2 बज चुके थे और आंखों से नींद उड़ी हुई थी। बेगम आफ्ताब भी बेड पर थी मगर करवटें बदल रही थी। इसने रिसीवर उठाकर उरुज के नंबर पंच किए। राब्ता होने पर इसकी आवाज़ सुनाई दी, हेलो अंकल, आप हैं या आंटी? वो बोला, बेटी मैं बोल रहा हूँ, हम सब परेशान हैं, अब तक आईनी का कोई सुराग नहीं मिल सका। वो खुशी, आप परेशान ना हो, आईनी मेरे पास खैरियत से है। वो खुशी से उछल पड़ा, फिर बोला, क्या तुम सच कह रही हो ना? तुम्हारे पास है? कहाँ है? क्या तुम्हारे घर में है? नहीं, हम इस वक्त अस्पताल वाले क्वार्टर में हैं। आईनी के बारे में ये सुनकर के वो उरुज के पास आईनी के बारे में ये सुनकर वो उरुज के पास खैरियत से करवटें बदलने वाली बेगम आफ्ताब भी उठकर बैठ गई थी। ज़रा सरक कर शोहर से अलग कर दूसरी तरफ की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। आफ्ताब ने फ़ोन पर कहा, बेटी आईनी से बात कराओ। सॉरी अंकल, वो बहुत थकी हुई थी, यहाँ आते ही सो गई है। अब कल सुबह 10 बजे तक आप इससे बात कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ वो आराम से सोती रहे। बेटी, जब वो तुम्हारे पास आई थी तो तुमने फ़ौरन हमें इत्तला क्यों नहीं दी? वो बोली, मैं क्या इत्तला दे देती। वो बहुत परेशान थी, रो रो कर रही थी। वो अपनी रुआदत सुना रही थी, मैं इसे समझा रही थी। वो अभी थोड़ा बहुत खा पी कर सोई है। इसके बाद मैंने सोचा कि अब आपको फ़ोन करूं तो ऐसे ही वक्त आपने फ़ोन कर लिया। वो बोला, बेटी ज़रा 1 मिनट, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। बेगम आफ्ताब बार बार हाथ के इशारे से कह रही थी कि मौत पेश पर हाथ रखकर कुछ झंझलाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो? आईनी सो रही है, हम नहीं कह सकते कि इसे नींद से जगाया जाए। तुम इस शहजादी का मिजाज तो समझती ही हो, वो शायद हमसे कतरा रही है। मैं अभी बात बनाता हूँ। फिर इसने रिसीवर के मौत पेश से हाथ हटाकर कहा, बेटी उरुज, तुम्हारी आंटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन सी हैं। जब वो गुम हुई थी तब से तड़प रही है, अब तक भूखी बैठी हुई है। वो अभी आईनी से मिलने आ रही है। उरुज ने परेशान होकर आईनी को देखा, फिर फ़ोन पर कहा, अंकल, मैंने अभी कहा है कि सो रही है। क्या आंटी इसे नींद से जगाना चाहती हैं? नहीं बेटी, वो सो रही है तो सोती रहेगी। वो तो सिर्फ इसे देखकर अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाना चाहती हैं। वो इसे नहीं जगाएंगी, बल्कि सुबह तक वहाँ रहकर इसके जागने का इंतज़ार करती रहेंगी। उरुज ने नागवारी से मुंह बनाया, फिर कहा, अंकल, आप तो जानते हैं यहाँ हम डॉक्टर्स के लिए कमरे का क्वार्टर है, ज़्यादा अफराद की गुंजाइश नहीं है। आंटी यहाँ आकर ख्वाह परेशान होंगी। आप इन्हें समझाएं, वो कल सुबह फ़ोन पर आने से बातें कर सकती हैं। बहुत रात हो चुकी है, मैं भी सोने जा रही हूँ। सुबह मुझे ड्यूटी पर जाना है। शब बखैर। इसने फ़ोन बंद कर दिया। फलक आफ्ताब ने चौंक कर अपने रिसीवर को देखा, फिर नागवारी से इसे क्रडल पर पटकते हुए कहा, इसने फ़ोन बंद कर दिया है। ये सरासर हमारी इंसल्ट है। बेगम आफ्ताब ने कहा, मैं यकीन से कहती हूँ आईनी सोई हुई नहीं है, जाग रही है और उरुज इसके सामने बैठी हुई हमारी तौहीन कर रही है। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि वो अपने भाई हशमत से आईनी को मंसूब करना चाहती है। फलक आफ्ताब सोचती हुई नज़रों से बेगम को देखने लगा और
वो बोली अब वो चाहती है कि हम सब ऐनी से ज़रा दूर दूर हो रहें। वो फासला रख कर इसके दिल से हमारी मोहब्बत कम करना चाहती है। इसीलिए तो ऐनी सीधी इधर गई है, हमारे पास नहीं आई। वो हमारी मोहब्बत, हमारे खुलूस और हमारी बुजुर्गी को नज़रअंदाज कर रही है। और सब अपने अपने तौर पर चांस ले रहे हैं, मगर मोहब्बत से चल रही है। इधर दुर्दाना बेगम इस पर ममता निछावर करती आ रही है, और अब उरूज के तीवर भी समझ में आ रहे हैं। पता नहीं ऐनी को किसी ने अगवा किया भी था या नहीं। मुझे तो मुझे तो लग रहा है कि उरूज ने ही इसे शाम से गायब कर रखा था। बेगम ने पूछा, क्या अभी हमें वहाँ चलना चाहिए? अगर वो वाकई सो रही होगी तो हमारे वहाँ जाने पर नाराज़गी मानेगी, बेदार होकर झंझला जाएगी। हमें इसे झंझलाहट में मुब्तला नहीं करना चाहिए। सुबह तक सब्र करो। इस आलीशान महलनुमा कोठी में एक ही टेलीफोन था और फ़ोन के कलेक्शन दूसरे कमरों में पहुंचे हुए थे। जिन्हें ज़ाती प्राइवेट गुफ्तगू करनी होती थी वो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, वरना आम दोस्त अहबाब और इदारों से गुफ्तगू करने के लिए घर का वो वाहिद फ़ोन इस्तेमाल होता था। ऐसे वक्त जब फलक आफ्ताब पुरुष से बातें कर रही थी तो फलक नाज अपने कमरे में रिसीवर कान से लगाए इनकी बातें सुन रही थी। इस तरह इसे भी मालूम हो गया कि उरूज की अस्पताल वाले क्वार्टर में पहुंची हुई है। इसने ये भी सुना कि ऐनी अभी सो रही है, वो किसी से नहीं मिलना चाहेगी, कल सुबह सबसे मुलाकात करेगी। फलक नाज ने यह भी सुना कि इसका भाई फलक आफ्ताब, इसके भाई भाभी अभी वहाँ जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन उरूज ने इन्हें टाल दिया था, बल्कि फ़ोन ही बंद कर दिया था। वो सोचने लगी, ऐनी खुद इन्हें टाल रही है, वरना उरूज की क्या मजाल थी कि वो इसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी जान से रोक देती। मैं अचानक ही वहाँ पहुँचूँगी, ऐनी ज़रूर जाग रही होगी। वो मुझसे मुलाकात करने से इनकार नहीं करेगी। वो गुस्ताख नहीं है और मेरी तो बहुत इज्जत करती है, मुझे बहुत चाहती है, मेरे अदनान को भी बहुत चाहती है। ये सोचते ही इसने फ़ौरन लिबास बदला, फिर अपना पर्स कमरे से बाहर चली गई। बेगम आफ्ताब ने दूसरी तरफ करवट बदलते हुए कहा, लाइट ऑफ कर दें। और शहजादी साहबा कल किसी वक्त हमसे मुलाकात करना चाहेंगी तो हम मिल सकेंगे, फिर अभी अपनी नींद क्यों हराम करें? फलक आफ्ताब ने कहा, लाइट ऑफ कर देने से तुम्हें नींद नहीं आएगी। इस वक्त तुम अंगारों पर लौट रही हो, तो आप क्यों फूलों की सेज पर हैं? नहीं, उरूज इस वक्त कांटों की तरह खटक रही है। वो आगे भी कुछ कहना चाहता था, फिर ठिठक गया, सर उठाकर आवाज़ सुनने लगा। बेगम आफ्ताब भी करवट बदलकर इसे देखने लगी। वो बोला, गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई घर से जा रहा है। बेगम ने देखा, शायद बाबर कहीं जा रहा है। इतनी रात को वो कहाँ जाएगा? फलक आफ्ताब ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर नंबर पंच करके नाइट चौकीदार से रब्ता किया। वो बोला, हुक्म बड़े साहब। फलक आफ्ताब ने पूछा, अभी यहाँ से कौन गया है? साहब, आपकी सिस्टर गई हैं। इसने ताजुब से पूछा, फलक नाज, मगर वो इस वक्त कहाँ गई है, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो बोला, नहीं जनाब जी, कोई हमें बताकर कहीं नहीं जाता, हम तो मुलाजिम हैं। आप लोगों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं। इसने रिसीवर रखकर बेगम को देखा, फिर नागवारी से कहा, नाज कहीं बाहर गई है। वो बोली, ज़रा घड़ी देखें, इतनी रात को वो कहाँ जाएगी? इसे मालूम हो चुका है कि ऐनी उरूज के पास पहुँच गई है, वो इसी से मिलने गई होगी। बेगम आफ्ताब उठकर बैठ गई, फिर बोली, अभी आपने उरूज से फ़ोन पर बातें की थी। नाज ने वो तमाम बातें सुन ली हैं। इसकी तो आदत है, वो घर में बैठे बैठे हमारे ख़िलाफ़ जासूसी करती रहती है। आपको मोबाइल फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी। वो बेड से उतरकर अलमारी के पास आई, फिर इसे खोलकर एक लिबास निकालने लगी। फलक आफ्ताब ने पूछा, क्या कर रही हो? और क्या करूँगी? क्या आपकी बहन से पीछे रहूँगी? हमें भी अभी ऐनी के पास जाना है। वो बेजार होकर बोला, क्या मुसीबत है? मैं तो परेशान हो गया हूँ, इतनी रात को क्या ज़रूरत है कि हम वहाँ जाएँ? जब ऐनी मिलना नहीं चाहती, वो उरूज के ज़रिए कह चुकी है कि कल सुबह मिलेगी, तो बेचैनी
किस बात की है? बेचैनी क्यों ना हो? नाज वहाँ हमसे पहले पहुँच रही है। ये तासर देना चाहती है कि इसकी खातिर वो इतनी रात को भी जाग रही है और इसकी तलाश में भटक रही है। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हो इस वक्त नन्नन और भावच का रिवायती झगड़ा है। मैं समझाऊंगा तो मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, इसलिए बाबर को साथ ले जाओ। वो तो साथ ले जाएगा ही, मगर आप भी चलें। आप इस ख़ानदान के बड़े हैं, ये इन्हीं के सरपरस्त हैं। आप जाएंगे तो वो ज़्यादा मुतासिर होगी। नाच के मुकाबले में आपका पल्ला भारी होगा। फिर वो दरवाजे के पास जाते हुए बोली, आप ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहें, मैं बाबर को जगाती हूँ। फलक आफ्ताब ने घड़ी देखी, 3:15 हो चुके थे। इस वक्त बिस्तर पर गिरकर सो जाने को जी चाह रहा था, लेकिन ऐनी की वजह से जबरन जागना पड़ रहा था। कभी कभी तो इसका दिल चाहता था कि वो इसके सरपरस्ती से बाज आ जाए। वकील अखलाक अहमद से कह दे कि अब वो अपनी अमीर कबीर भतीजी के नाज नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी सरपरस्ती से दस्तबरदार हो रहा है। लेकिन माहाना 1 लाख रुपए की आमदनी कोई मामूली बात नहीं थी। वो 50-60 हज़ार रुपये से घर के तमाम अखराजात पूरे करता था और 40-50 हज़ार बचाकर अपने अकाउंट में जमा करता था। घर में बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम जमा हो रही थी, इसलिए दूध देने वाली गाय की लातें बर्दाश्त हो जाती थी। इसने दरवाज़ा खोलकर गाड़ी की चाबी निकालनी चाहिए तो याद आया कि चाबी ड्राइवर के पास ही है, तो कमरे से निकलकर कोठी के बाहर जाने लगा। दूसरी तरफ बेगम ने बाबर के दरवाजे पर दस्तक दी। रात का सहपहर था, इसे वक्त सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। वो भी सो रहा था। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक होने के बाद वो आंखें मलता हुआ बेड से उतरकर दरवाजे के पास आया। खोलकर देखा तो माँ सामने दिखाई दी। इसने बेजार होकर पूछा, क्या बात है मम्मी, इतनी रात क्यों जगा रही हैं? वो बोली, बेटा फ़ौरन तैयार हो जाओ, ऐनी के पास जाना है। इतनी रात को कहाँ जाना है? कहाँ है ऐनी? वो उरूज के पास अस्पताल में है। खैरियत तो है? क्या ऐनी ज़ख्मी हो गई है? वो बीमार नहीं है, अपनी सहेली उरूज के पास इसके क्वार्टर में है। वो बेजारी से बोला, तो इसे वहाँ रहने दें, कल सुबह वापस आ जाएगी। वो उलझ कर बोली, बेवकूफ़, वो खुद वापस आएगी तो इससे कैसे मालूम हो कि हम तमाम रात इसके लिए किस कदर परेशान रहे। हम इसे लेने जाएंगे तो वह बड़े जज्बे से सोचने लगेगी और यकीन करेगी कि हम दिलो जान से चाहते हैं और इसके लिए परेशान रहते हैं। सॉरी मम्मी, मैं इसे चाहे जाने का सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना चाहता। मेरी नींद ख़राब ना करें, प्लीज़ जाएं, मुझे सोने दें। वो दरवाज़ा बंद करना चाहता था, मगर जबरन इसे धकेलती हुई अंदर आकर गुस्से से बोली, बकवास मत करो, तुम वापस आकर भी नींद पूरी कर सकती हो, क्या एक रात इसकी खातर जाग नहीं सकते? मम्मी ये क्या ज़बरदस्ती है? एक तो आप डैडी से जबरन अपनी बातें मनवाती रहती हैं और मेरे साथ भी यही सलूक करती हैं। खुदा के लिए चली जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे? जब मैंने कह दिया है तो तुमको तुम्हारे बाप को भी जाना पड़ेगा। डैडी तो ज़रूर जाएंगे, ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। वो बेड पर जाकर लेट गया। बेगम आफ्ताब ने इसे गुस्से से देखा, फिर पाँव पटकती हुई कोठी से बाहर आ गई। इधर उधर देखते हुए आफ्ताब से बोली, गाड़ी कहाँ है और कहाँ होगी? नाज हमारी गाड़ी ले गई है। और गुस्से से तिलमिला कर बोली, क्या वो हमारी गाड़ी क्यों ले गई है? कैसे ले गई है? आपने इसे चाबी क्यों दी? भाई मैंने इसे चाबी नहीं दी थी, वो ड्राइवर के पास ही थी और नाज ड्राइवर समेत हमारी गाड़ी ले गई है। इसकी अपनी गाड़ी क्या हुई है? वो झंझला कर बोली, सीधी सी बात समझ में आती है कि वो इसकी गाड़ी अदनान ले गया है और वो हमारी गाड़ी ले गई है। अब ख्वामों का झगड़ा ना करो, मैंने नाइट चौकीदार से कह दिया है कि टैक्सी लेने गया है।
वो वहाँ से पहुंचकर अपना मुकद्दर बना रही है। इसमें मुकद्दर बनाने की क्या बात है? जब आईनी को मालूम होगा कि वो हमारी गाड़ी छीन कर हमें वहाँ जाने रोक रही थी, तो वो खुद ही इसकी सुखी होगी। और तुम जो ये मुकद्दर बनाने वाली बात कह रही हो, होता तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि अगर मुकद्दर वाली बात कह रहे हो तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि मुकद्दर अच्छा होगा तो हमसे पहले पहुंच जाएगी। हम भला इससे पहले कैसे पहुंचेंगे, जबकि वो बिल्कुल मुकद्दर वाली है। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम मुकद्दर के तमाशे क्या जानो, कभी कभी इधर और कभी दूसरों के हालात पर तवज्जो दिया करो। ज़रा गौर करोगी तो बात समझ में चलेगा कि मुकद्दर किस तरह बनता है और बिगड़ता है। वो जो हमसे आगे गई है, इसकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, इसे कोई और हादसा पेश आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह इसे देर हो सकती है और हम इससे पहले ऐनी के पास पहुंच सकते हैं। बेगम आफ्ताब इसकी बातें सुन रही थी, फिर मुंह बनाकर बोली, ये तो आप मेरा दिल बहलाने वाली बातें कर रहे हैं। ऐसे ही वक्त टैक्सी आ गई। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गए, फिर वहाँ से जाने लगे। फलक आफ्ताब मेरे बारे में दुरुस्त कह रहा था। फलक आफ्ताब मेरे बारे में दुरुस्त कह रहा था। अजब तमाशे दिखाता हूँ, कभी आगे जाने वाले को पीछे कर देता हूँ और कभी पीछे जाने वाले को आगे कर देता हूँ। ये आम सी बात है, जो सबकी समझ में आ सकती है, लेकिन सबकी समझ में नहीं आती। मैं ऐसी चालें भी चलता हूँ कि बाद में पछताना पड़ता है। पता चलता है कि सोचा था क्या, मगर क्या हो गया। इधर ऐनी और उरूज ये अच्छी तरह समझ रही थी कि आज ज़रूर आएगी। इतनी रात गए अपनी मोहब्बतें जताने के लिए आएगी, इसे परेशान करेंगी। ऐनी ने कहा, उरूज मैं तदबीर कर रही हूँ, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहूँगी, बहुत थक गई हूँ। वो बोली, देखा जाए तो तेरे रिश्ते और तेरा परेशान कर रहे हैं और तेरी दौलत पर तुझे परेशान कर रहे हैं। ये ना होती तो आज तुझे कोई ना पूछता। ऐनी ने ज़रा सोचते हुए कहा, सोचने के बाद कहा, क्यों ना हम किसी होटल में जाकर रहें। हम दो जवान लड़कियां होटल में कमरा किराए पर लेंगी, इसके तो तमाशा बन जाएंगी। पुलिस वाले इंक्वायरी करने के लिए चले आएंगे, वहाँ भी हमारे मिलने वालों से, हमारा मुबाहिसा करने वालों से निजात नहीं मिलेगी। हम लड़कियों के लिए बड़ी मुश्किल है, लड़कों की तरह हमें जान नहीं सकती, कहीं पनाह नहीं मिल सकती। काश हम में से एक लड़का होता। पुरुष फ़ौरन ही इसे लपट कर बोली, हाय मेरी जान, अगर लड़का होती तो मैं तुझे भगा कर ले जाती। वो ख़ुद को छुड़ा कर बोली, नहीं, लड़का मैं होती, तुझे क्या पता है कि मैं तो कितनी हसीन और पुरकशिश हूँ। तुझे देखकर मैं जीती हूँ, तुझे इतनी मोहब्बतें देती कि इश्क वो मोहब्बत के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट जाते हैं। तू तो उल्टी बातें करती है, मुझसे ज़्यादा कशिश तो तुझ में है। ऐनी ने सर हिला कर कहा, मैं मानती हूँ कि मुझ में ज़्यादा कशिश है, लेकिन वह दौलत की मसनवी कशिश है, मगर तेरे अंदर एक कुदरती कशिश है जिसे तू नहीं समझती है। मैं अक्सर ये बात नोट करती रहती हूँ कि हमारे करीब से गुज़रने वाले तुझे ज़्यादा देखते हैं, तुझसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मैं मुक़द्दर हूँ, मैं आपके साथ मर जाता हूँ और आप ही की हाथ की लकीरों पे चलता हूँ और आपके साथ पैदा होता हूँ। मैं एक बाजीगर हूँ। यहाँ पर ये पार्ट्स ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। पूरा नावल्स कंटिन्यू पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।